good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 1 है ये। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेशनल न्यूज़ के सेगमेंट की तरफ। पहला सवाल, हमारी भारतीय सरकार ने इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया है चुनौती नाम का एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए बिहार। बिहार में शुरू किया गया है चुनौती नाम का एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के तहत 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा और उन्हें हमारी केंद्रीय सरकार 25 लाख रुपए का सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ जो टेक्निकल सपोर्ट है और क्लाउड क्रेडिट है वो भी इन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इसमें से किस राज्य में 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गोवा। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चलेगा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल होगा ड्यू टू कोविड-19, जिसमें थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के साथ साथ ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, भारतीय रेलवेज इनमें से किस वर्ष तक अपना 33 बिलियन यूनिट की अपनी जो ऊर्जा खपत है उसको पूरी तरह से मीट करने के लिए तैयार है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 2030। वर्ष 2030 तक हमारी भारतीय रेलवेज अपना जो 33 बिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन है उसको मीट करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ हमारी भारतीय रेलवेज 100% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी 2030 तक और उसके साथ वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगी टू द नेशनल सोलर मिशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 29 अगस्त को शुरू किया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसके तहत शुरुआती दौर में 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को चुना गया है जिनके घरों तक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे बाकी एथलीट्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य में ओणम नाम का वार्षिक फसल उत्सव मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी केरला। केरला में हर साल वार्षिक फसल उत्सव ओणम मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये पूरे 10 दिन चलता है और इस साल ये चला था 22 से 31 अगस्त तक। ऐसा मानना है कि केरला के जो राजा थे असुर महाबली वो हर साल इन 10 दिनों में केरला विजिट करते हैं। नॉर्मली ये जो फेस्टिवल है वो अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी CSIR। CMERI ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है और ये जो सोलर ट्री है इसे इंस्टॉल किया गया है एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसकी कैपेसिटी है 11.5 kW एंड अबव और इसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा मानना है कि इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो है 12 से 14,000 यूनिट तक का वो क्लीन एंड ग्रीन पावर प्रोवाइड कर सकती है और इसके साथ साथ हर एक सोलर ट्री में ये कैपेसिटी है कि वो 10 से 12 टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसे भी रोक सकती है। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, किस वर्ष तक भारत का ये लक्ष्य है कि 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ साथ हम 100 मिलियन टन्स का जो कोल गैसिफिकेशन का टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई वर्ष 2030 तक। भारत का ये टारगेट है कि हम 4 लाख
करोड़ से ज़्यादा निवेश कर लेंगे और 100 मिलियन टन का जो कोल गैसिफिकेशन का टारगेट है उसे भी अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा कोल पे यानी कि इम्पोर्टेड कोल पे जो डिपेंडेंस है उसको कम कर दिया जाएगा और इससे सिन गैस की प्रोडक्शन की जाएगी। सिन गैस एक मिक्सचर है ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और इससे जो हमारा, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे इम्पोर्टेड कोल का इससे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा और इससे जो हमारी एनर्जी फ्यूल का प्रोडक्शन है उसे भी बूस्ट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के किस सेक्शन के तहत हमारी भारतीय सरकार ने पबजी के अलावा 118 ऐप्स को बैन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हमारी भारतीय सरकार ने पबजी के अलावा 118 ऐप्स को बैन किया गया है। ये सारी चाइनीज़ ऐप्स थी और अब जून से लेकर अब तक टोटल 224 ऐप्स को बैन कर दिया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मई के महीने से भारत और चाइना स्टैंड ऑफ पे है और इसके साथ चाइना पर ये आरोप है ग्लोबली कि वो जो यूज़र्स का डेटा है वो स्टोर कर लेती है, उसे एक्सेस कर लेती है अपने यूज़र्स के परमिशन के बिना, और इससे हमारी जो यूज़र्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है चाइना, तो इसीलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। ये जो कैंपेन है ये 15 दिन चलेगा और इसके तहत कई सारे जागरूकता प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इन 7178 सेटलमेंट्स। इसमें लोगों को बताया जाएगा इन कैंपेन्स के थ्रू कि कैसे हम अपना वेस्ट को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं और जो गीला कूड़ा यानी कि वेट वेस्ट है और ड्राई वेस्ट है कैसे हम उसे अपने घरों में ही अलग अलग कर सकते हैं ताकि हमारा जो एरिया है आजू बाजू का वो साफ हो। और इसमें जो सबसे अच्छा अर्बन बॉडी परफॉर्म करेगी तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उसे पुरस्कृत करेंगे। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, हमारे किस मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि कैलेंडर्स, डायरीज और फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स के प्रिंटिंग पर प्रतिबंध लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि हमारे वित्त मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि अब से कैलेंडर्स, डायरीज और फेस्टिवल के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मकसद यही है कि भारत को डिजिटल बनाया जा सके, कि अब जो कैलेंडर्स, डायरीज और ग्रीटिंग कार्ड्स हैं वो डिजिटल माध्यम से भेजे जाएं और इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट पे अननेसेसरी प्रेशर है एक्सपेंडिचर का वो भी कम हो सके। हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे ये जो कैलेंडर्स, डायरीज और ग्रीटिंग कार्ड्स हैं इन पर अननेसेसरी पैसा हर साल खर्च होता है, जिसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा के हिसाब से वर्ष 2019 में इनमें से किस शहर ने हाईएस्ट डेथ रिकॉर्ड किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, दिल्ली। दिल्ली ने रिकॉर्ड किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। चलिए बात कर लेते हैं। वर्ष 2019 में कुल मिलाकर 1400 मौतें हुई थी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स और इसमें सबसे पहला नंबर आता है दिल्ली का, जिसमें रिकॉर्ड हुई थी 529 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर है जयपुर जो कि है राजस्थान में, जहां पर रिकॉर्ड हुई थी 320 लोगों की मौत। और तीसरे नंबर पर है आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहां पर रिकॉर्ड हुई थी 301 लोगों की मौत। ये आंकड़ा सिर्फ इसी का है कि ड्यू टू केयरलेस और रेकलेस ड्राइविंग के कारण इतने लोगों की जान गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, 2 सितंबर 2020 में जब लद्दाख और लक्षद्वीप इंटीग्रेट हुए थे टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, अब कुल मिलाकर कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कनेक्ट हो गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 26। अब कुल मिलाकर 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कनेक्ट हो गए हैं टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑन 2 सितंबर 2020।
ये जो आंकड़ा था अगस्त में, ये था 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंटीग्रेट हो गए थे। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। ये स्कीम के तहत भारत के कोई भी प्रांत या क्षेत्र में हो आप, और अगर बाहर आप काम कर रहे हैं, तो अपने हिस्से का जो राशन है जो सरकार देती है आपको, वो आप अपने डिजिटल राशन कार्ड से ले सकते हैं। इसे आप अपने मोहल्ले में होना ज़रूरी नहीं है। पहले ये था कि अगर आप अपने शहर में या फिर अपने मोहल्ले में हैं तभी आप अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, बट अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत आप भारत के कोई भी इलाके में हो, आप अपने हिस्से का सब्सिडाइज्ड या फिर फ्री राशन ले सकते हैं अपने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। और ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2021 तक बाकी के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है। उर्दू और इंग्लिश के अलावा अब इनमें से किन लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूड किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। उर्दू और इंग्लिश के अलावा अब 3 भाषाओं को इंक्लूड किया जाएगा इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल ऑफ 2020, जो कि है हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। और ये अनाउंसमेंट आई थी 2 सितंबर को। और ये जो बिल है ये प्रेजेंट किया जाएगा मॉनसून सेशन में ऑफ द पार्लियामेंट में। ये काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग पब्लिक डिमांड था, बिकॉज बहुत सारे लोग कश्मीर के उर्दू और इंग्लिश नहीं जानते। 70% लोग या फिर कश्मीरी या फिर डोगरी भाषा बोलते हैं, जिसके कारण इन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, पंग लोसाल महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है पंग लोसाल महोत्सव। इसमें जो है माउंटेन कंचनजंगा, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। सिक्किमी लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। और ये सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटॉक, उसमें काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने मुस्तफ़ा आदिब को उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, लेबनान। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ये अनाउंसमेंट आई है 31 अगस्त को, जब मुस्तफ़ा आदिब ने वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ लॉ मेकर्स का सपोर्ट हासिल किया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हसन दियाब, उन्होंने 10 अगस्त को अपना इस्तीफ़ा सबमिट किया था। बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश ने हाल ही में अपना नाम रशिया के कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज से वापस लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, इंडिया। हाल ही में भारत ने अपना नाम रशिया के कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज से वापस लिया है। ये जो एक्सरसाइज थी ये होने वाली थी 15 से 26 सितंबर के बीच में। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर चाइना, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश शामिल होने वाले थे, जिसके कारण भारत ने अपना नाम वापस लिया है, क्योंकि बहुत टाइम से चाइना और भारत एक स्टैंड ऑफ पे चल रहे हैं इन द गलवान वैली ऑफ लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, picodi.com के अनुसार 32,800 रुपये के औसत मासिक वेतन के साथ वैश्विक सूची पर भारत कौन से रैंकिंग पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 72। टोटल 106 कंट्रीज को मॉनिटर किया गया था picodi.com द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 72 नंबर पर। सबसे पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने, जिसका जो एवरेज मंथली वेज है वो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करें तो है 4,49,000 रुपीज़, जो कि आता है 5,989 US में। और आखिरी नंबर यानी कि 106 नंबर पर है क्यूबा, जो कि है 2,700 रुपये उनका एवरेज मंथली वेज है, जो कि आता है 236 US।
और इसके साथ साथ भारत का जो एवरेज मंथली वेज है वो है 32,800 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, वियतनाम के ट्रान तुआन आन के साथ मिलकर भारत के किस मंत्री ने 17वें एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन की जो मीटिंग है उसे को चेयर किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, यानी कि पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने 17वें एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन को को चेयर किया है वियतनाम के त्रान तुआन आन के साथ मिलकर। ये जो मीटिंग है ये वर्चुअली हुई थी ऑन 29 अगस्त। इसमें कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि कोविड-19 का जो नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, और इसके साथ साथ ये जो भी एशियन जो नेशंस है उनमें कैसे अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन कनेक्टिविटी मेंटेन की जाए। जस्ट अ मिनट, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और चोरी का मुकाबला करने के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए संकल्प लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया ने कोऑपरेट, जस्ट अ मिनट, भारत कौन कौन सा है, इंडिया और नाइजीरिया ने आपस में कोऑपरेट करने का निर्णय लिया है ऑन 1 सितंबर, जिसके तहत वो आतंकवाद, उग्रवाद और चोरी का मुकाबला कर लेंगे। इसके साथ साथ भारत और नाइजीरिया कई सारी चीज़ों पर कोऑपरेट करेंगी, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज, और इसके साथ साथ जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसका भी एक्सचेंज किया जाएगा, यानी कि रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज किया जाएगा ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड होंगी टू फाइट टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड पायरेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री यानी कि SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कि CSTO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी कि CIS के संयुक्त बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, रशिया। रशिया मेजबानी करेगा ऑफ द SCO, CSTO और CIS। भारत से जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मॉस्को विजिट कर रहे हैं 3 to 5 सितंबर 2020, और उनको इनवाइट किया है रशियन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है जनरल शर्गई शिगो ने। और इसके तहत वो इन मीटिंग, ये जो कॉम्बाइंड मीटिंग होने वाली है ऑफ द SCO CIS। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, इनमें से किस देश भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक मेगा नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 कंडक्ट करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रशिया। भारत और रशिया मिलकर एक मेगा नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 कंडक्ट करेंगे। ये जो एक्सरसाइजेस है ये 3 दिन चलेगा, यानी कि 3 से 5 सितंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा, और इसमें रशिया की 3 शिप्स शामिल होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, इनमें से कौन सा देश 30 नवंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि SCO के ऑब्जर्वर रहा है भारत वर्ष 2005 से, लेकिन सिर्फ 2017 में ही SCO की परमानेंट मेंबरशिप मिली थी भारत को, इसीलिए भारत होस्ट करना चाहता है इस इवेंट को। इसके साथ साथ कई सारे ट्रेड रिलेटेड मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन सा देश करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अध्यक्षता करेगा G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक को, और इसमें शामिल थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिनका नाम है प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद।
और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। चलिए बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 24वां सवाल, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस को इनमें से कितने धनराशि में खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 24,713 करोड़ में रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया है फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को। इससे साथ साथ उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, उनको भी एक्वायर किया है रिलायंस रिटेल ने, और 24,713 करोड़ में उन्होंने खरीदा है 13.14% स्टेक ऑफ फ्यूचर ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, इनमें से किस संस्था ने 650 मिलियन यूरोस निवेश करने का निर्णय लिया है कानपुर शहर के मेट्रो रेल लाइन के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 650 मिलियन यूरोस निवेश करने का निर्णय लिया है कानपुर शहर के मेट्रो रेल लाइन के लिए। और ये जो इसमें लगभग 32 से 33 किलोमीटर की रेल लाइन बिठाई जाएगी, मेट्रो रेल लाइन, और जिसमें टोटल 30 स्टेशंस होंगे। 18 स्टेशंस एलिवेटेड होंगे यानी कि ज़मीन के ऊपर, और 12 जो स्टेशंस हैं वो अंडरग्राउंड होंगे। और ये EIB का 5वां निवेश है भारत में इन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा यूपी के कानपुर के अलावा उन्होंने लखनऊ के भी जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें निवेश किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, किस बैंक के साथ वेदांता ग्रुप ने एक लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन के लिए समझौता किया है जिसकी धनराशि है 10,000 करोड़ रुपए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वेदांता ग्रुप ने 10,000 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन का समझौता किया है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंडिकेट लोन क्या है। सिंडिकेट लोन मतलब ये होता है कि जब एक लार्ज बायर को बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तब कई सारी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर लोन प्रोवाइड करती हैं, उसे सिंडिकेट लोन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, कितने धनराशि के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने डील साइन की है विद BEML, TPCL और L&T, जिसके तहत वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स खरीदेंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2,580 करोड़ के लिए हमारी एक्विजिशन विंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील साइन की है विद BEML, TPCL एंड L&T, जिसके तहत 6 आर्मी के रेजिमेंट को पिनाका मिसाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और ये डील साइन हुई है 31 अगस्त को, जो कि कंप्लीट होगी वर्ष 2024 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के हिसाब से भारत की जो रियल GDP है वो वित्त वर्ष 21 में कितने % तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई -10.9% तक हो जाएगी भारत की GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर इकोरैप। इससे पहले इकोरैप ने अंदाज़ा लगाया था कि भारत की जो GDP है वो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एट 6.8%, कि -6.8% तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डेटा रिलीज किया है उसके हिसाब से अप्रैल और जून क्वार्टर में भारत की GDP क्या थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई -23.9% थी भारत की GDP उनके फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर तक। और ये डेटा रिलीज किया है NSO ने यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। ऐसा मानना है कि जून महीने में जब भारत का आखिरी लॉकडाउन चल रहा था तब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है हमारी GDP, ऑलमोस्ट एट -18%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, इमरजेंसी लोन के तौर पर जापान ने कितना अमाउंट सैंक्शन किया है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी
50 बिलियन येन का इमरजेंसी लोन दिया है जापान ने भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने इतने अमाउंट का लोन यानी कि लगभग 3,500 करोड़ का लोन दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस लोन के बारे में। ये जो लोन है इसकी इंटरेस्ट रेट होगी एट 0.01% पर एनम यानी कि पर ईयर, और इसका जो रिटर्न टाइम है वो है 15 ईयर्स, जिसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इससे भारत अपने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ निवेश कर सकता है और सही ढंग से कोरोना महामारी से लड़ सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की तरफ। तो इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, अविक सरकार। अविक सरकार को चुना गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन के रूप में। इससे पहले अविक सरकार रह चुके हैं एज द वाइस चेयरमैन ऑफ आनंदो बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनके साथ साथ इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम 1 सितंबर टू 28 फरवरी 2021। चलिए बढ़ते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD के रूप में इनमें से किसने जगह ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, रिटायर्ड हेमंत खत्री ने अज्यूम किया है एज द चार्ज ऑफ द CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एक स्टेट ओन्ड डिफेंस शिप बिल्डर है जो कि है एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और उन्होंने रिप्लेस किया है रियल एडमिरल, मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, रियर एडमिरल LV शरद बाबू को। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, हमारी जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने किसे चुना है एज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, VK यादव। हमारी कैबिनेट ने नियुक्ति की है VK यादव की एज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, और ये रेलवे के हिस्ट्री में पहले ऐसे हैं जिन्होंने CEO की पोजीशन हासिल की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के एडिशनल चार्ज एज CMD यानी कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर इनमें से किसे दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B, K पद्माकर को एडिशनल चार्ज दिया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल, इनमें से कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का पद दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, उषा पादी। उषा पादी को दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का पद। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट हासिल किया है, और तीसरी IAS है इन BCAS। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, कोको कोला इंडिया इंक के नए चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, T कृष्ण कुमार, जिन्हें पॉपुलरली KK के नाम से भी जाना जाता है। तो कोको कोला ने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने T कृष्ण कुमार को 3 सितंबर को चुना है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोको कोला इंडिया इंक। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, संकेत रॉय। कोको कोला ने साथ ही साथ 3 सितंबर को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने संकेत रॉय को चुना है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, और उन्होंने रिप्लेस किया है
टी कृष्ण कुमार को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन को चुना गया है एज द MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक, और इनका जो ये टेन्योर है ये इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। इससे पहले वो काम कर रहे थे एट द ICICI बैंक एज द सीनियर जनरल मैनेजर। उन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया था 30 मई 2020 को, और उसके बाद 1 जुलाई 2020 को उन्होंने साउथ इंडियन बैंक एज एन एडवाइजर ज्वाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, पंजाब और सिंध बैंक के MD एंड CEO के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D. S. कृष्णानन को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, और वो रिप्लेस करेंगे S. हरिशंकर को। चलिए अब बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ। 41वां सवाल, इनमें से कौन से एयरपोर्ट ने जीता है CII GBC का नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड एट द 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड एट द 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। ये जो अवार्ड दिया गया था वो वर्चुअली दिया गया था, और एक एनर्जी एफिशिएंट समिट चल रहा था 6 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में, जिसके बाद इस अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि 3 वर्षों में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने बचाया है 4.55 MU यूनिट्स अपने ऑपरेशंस में। उन्होंने कई सारे एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स यूज़ की हैं, जिसके कारण उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां सवाल, रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट में भारत की कौन सी डेयरी पहली ऐसी डेयरी है जिन्होंने अपना नाम इसमें दर्ज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E. अमूल इंडिया। अमूल इंडिया ने रोबो बैंक ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है, और उनकी रैंकिंग रही है 16। पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड का नेस्ले, जिनका टर्नओवर रहा है 22.1 बिलियन $, और इसके साथ साथ जो अमूल है उनका एनुअल टर्नओवर रहा है 5.5 बिलियन $। चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। 43rd सवाल, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से इनमें से किस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज A. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला नंबर हासिल किया है इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से रैंक पर है। तो दूसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर है CIT यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और 5वें नंबर पर है MIT जो कि है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें 300 यूनिवर्सिटीज़ में भारत में से 63 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे 44th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज किया है। इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 48। 48 नंबर पर है भारत की रैंकिंग एज पर दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रैंकिंग है ये रिलीज़ की गई थी 2 सितंबर 2020 को। लास्ट ईयर यानी कि वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग थी 52, जो बढ़कर हो गई है अब 48, और इसमें पहला स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, तीसरे नंबर पर है USA, चौथे नंबर पर है UK और 5वें नंबर पर है नीदरलैंड्स।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन। उस इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी पी इनायन। पी इनियन ने जीता है इंडियन ग्रैंड मास्टर, पी इनियन इंडियन ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने प्रेस्टिजियस एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे, बिकॉज ये जो मैचेस है ये नॉर्मली लेट नाइट होते हैं और इसमें उन्होंने 6 मैचेस जीते थे और 3 ड्रॉ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे MOU और पार्टनरशिप्स की तरफ। 46वां सवाल, HADR अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर एट द 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। HADR में D का मतलब क्या होता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C डिजास्टर। D का मतलब होता है डिजास्टर और इसका पूरा नाम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये जो अग्रीमेंट है ये भारत और सिंगापुर के बीच में साइन हुआ था 28 अगस्त 2020 को। ये इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में हुआ था जिसमें भारत और सिंगापुर ने आपस में जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसे एनहांस करने का निर्णय लिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, भारत ने इनमें से किस देश के साथ AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए अग्रीमेंट साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C रशिया। हाल ही में भारत और रशिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत AK-203 राइफल्स बनाई जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं। टोटल में 7.5 लाख राइफल्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें रशिया देगी 1 लाख राइफल्स और बाकी के 6.5 लाख राइफल्स वो भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2019 में यूपी में एक प्लांट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जहां पर ये 6.5 लाख राइफल्स ऑफ AK-203 निर्माण की जाएंगी। इससे हमारा मेक इन इंडिया को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और ये AK-203 राइफल्स AK-47 का राइफल्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ। 48वां सवाल, इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने 500 विकेट्स लिए हैं इन T20 क्रिकेट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज A ड्वेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो में 500 विकेट्स लिए हैं इन T20 क्रिकेट और अब वो पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 27 अगस्त को ये मुकाम हासिल किया है कि T20 क्रिकेट में उन्होंने 500 विकेट्स हासिल किए हैं और उन्होंने ये जो अपनी अचीवमेंट है ये हासिल की थी हाल ही में। CPL चल रहा है यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रहा है और उसमें एक मैच के दौरान उन्होंने अपना ये टारगेट अचीव किया था। चलिए बढ़ते हैं 49th क्वेश्चन की तरफ। 49th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D इंडिया। भारत मेज़बानी करेगा ब्रिक्स गेम्स 2021 की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेलो इंडिया जो गेम्स होने वाले हैं वो वर्ष 2021 में होंगे इन पंचकुला हरियाणा। और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने वो सोच रहे हैं कि ब्रिक्स 2021 की मेज़बानी करेगा भारत, जिससे जो हमारे एथलीट्स हैं उनके लिए काफ़ी मोराल बूस्टर रहेगा और उसके साथ साथ ये जो इतना बड़ा इवेंट है वो उनको काफ़ी नज़दीकी से देखने मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां सवाल, इनमें से किसने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ऑन 30th अगस्त। ये उनका 89th करियर विन है और इसमें दूसरे नंबर पर है वैल्टेरी बोटास और तीसरे नंबर पर है मैक्स वेस्टरपेन। चलिए बढ़ते हैं आगे 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां सवाल, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI द्वारा दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में इनमें किस वर्ष में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास,
तो चलिए द आंसर इज ए, वर्ष 2021 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा साइकिलिंग समिट, और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में। ये इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि भारत में प्रमोट किया जा सके साइकिलिंग का कल्चर, और इसमें ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे एथलीट्स और साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज हम ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 52वां सवाल, वेटरन फोक सिंगर अर्चना महंतो का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य को बिलोंग करती थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, असम। असम को बिलोंग करती थी जानी मानी सिंगर अर्चना महंतो। अर्चना महंतो का एक हेल्थ सिटी हॉस्पिटल गुवाहाटी जो कि है आसाम में, वहाँ उनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 72। इसके अलावा वो एक जानी मानी ऑल इंडिया रेडियो ऑफ गुवाहाटी की आर्टिस्ट भी थी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन, चैडविक बोसमैन का हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, एक्टर। चैडविक बोसमैन एक जाने माने अभिनेता थे जिनका 43 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया, और उन्होंने अपना सबसे फेमस रोल किया है ऑफ ब्लैक पैंथर इन दी मार्वल्स मूवी फ्रेंचाइजी। चलिए बढ़ते हैं आगे 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वां सवाल, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उनका हाल ही में 84 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया ऑन 31 अगस्त। वो एक ब्रेन सर्जरी उनकी हुई थी बिकॉज उनके ब्रेन में एक क्लॉटिंग था, और उसके अलावा वो कोविड-19 पॉजिटिव भी हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55वां सवाल, भारत के पहली वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, एस पद्मावती। जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती का 103 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हुआ, और उनका निधन हुआ था 30 अगस्त को। इसके अलावा उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि अगस्त और सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे। इसके साथ साथ 29 अगस्त को ये भी मनाया जाता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 30 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। ये हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है बिकॉज वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ 1 से 7 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ताकि लोगों को बताया जाए कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि सही ढंग से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जा सके। ये डे मनाया जा रहा है सिंस 1982, तब फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने इस डे को मनाना चालू किया था। इसके साथ साथ 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, ताकि जो कोकोनट है यानी कि नारियल के जो बहुत सारे यूजेस है वो लोगों में बताए जा सके। और 3 सितंबर को मनाया जाता है स्काई स्क्रैपर डे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उस मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली अपने अकाउंट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।